वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। क्वाजीराम क्विक रीजन पार्ट 2। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक है वो समिट फॉर डेमोक्रेसी है। ये पिछले साल इसका सेकंड एडिशन अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट ईयर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, उन्हीं का इनिशिएटिव है। परंतु इस बार दूसरे लोगों के साथ भी इन्होंने को होस्ट किया है इसको। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, इसका सेकंड एडिशन अभी हुआ था। ठीक है, तो सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएस एंड इट वाज को होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, के अलावा कोस्टा रिका, नीदरलैंड, कोरिया यानी कि साउथ कोरिया एंड जाम्बिया। कितने कंट्री हो गए? यूएस, कोस्टा रिका 2, नीदरलैंड 3, कोरिया 4, जाम्बिया 5। तो 5 कंट्रीज के द्वारा ये को होस्ट किया गया था। ठीक है, इट वाज ए 3 डे इवेंट थी जिसमें 120 लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड वर इनवाइटेड। कौन कौन इनवाइट नहीं किया गया था? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को इनवाइट नहीं किया गया था। तो भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका वर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था परंतु पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चाइना कि मेरा भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। व्हाट आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज? इसमें इस समिट से समिट फॉर डेमोक्रेसी डिक्लेरेशन आई थी, फाइनल आउटकम इसका। तो इन्होंने कहा था कि वो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू लाइक ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, मीडिया फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, सपोर्टिंग द पीपल इंक्लूडिंग इन यूक्रेन हु स्टैंड फॉर फ्रीडम एंड रिजेक्ट एग्रेशन। ठीक है, टू कॉम्बैट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि करप्शन पे भी उन्होंने बोला है कि वो लोग प्रिवेंट करेंगे करप्शन को। एडवांस टेक्नोलॉजी दैट वर्क फॉर डेमोक्रेसी नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्रमोट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी को। डिफेंड अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल थ्रेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये सारा इसमें डिस्कस किया गया था समिट फॉर डेमोक्रेसी में। उसकी डिक्लेरेशन में इसको एंडोर्स किया है इन वैल्यूज को। ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज पे उसके क्या काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है यूएन कमीशन से। यूएन कमीशन एक यूनाइटेड नेशन की का एक कमीशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन से ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये ऐसा मेनली हुआ है यूएस के कारण। तो यूएस नहीं चाहता है कि ईरान इसमें इलेक्ट हो, क्योंकि ईरान में कुछ दिन पहले क्या है, ये बुर्का पहनना वुमेन्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया था। तो यूएस के प्रेशर के कारण इसको एक्सपेल कर दिया गया है। ठीक है, तो यूएन कमीशन फॉर वुमेन है, वो यूएन इकोसोक की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है, उसकी एक ये बॉडी है, उसका एक कमीशन है। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इज ए प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें कितने कंट्री है? 45 कंट्रीज आर देयर। ठीक है, इसमें 45 कंट्रीज हैं, दे आर इलेक्टेड। इसमें 45 कंट्रीज हैं, उनको 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड ईरान की टर्म अभी शुरू होनी थी परंतु उसको बाहर कर दिया गया ऐसे। ठीक है, तो यूएन इकोसोक ये एक स्पेशलाइज यूएन कमीशन ऑन स्टेटस है। यूनाइटेड नेशन यूएन वुमेन कमीशन है, दैट इज कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, वो है एक इसका कमीशन है यूएन इकोसोक का। ठीक है, यूएन इकोसोक हम देखते हैं तो इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो बाकी ऑर्गन्स को आपको पता होगा, आईसीजे है, इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। देन इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज को ये प्रमोट करता है बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसको बनाया गया था यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में। यूएन इकोसोक में कितने कंट्री है? 54 कंट्री है। और यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने कंट्री है हमने देखा है, कितने हैं? 45। ठीक है, तो इसमें 45 है, इसमें कितने हैं? 54। ठीक है, यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने हैं? 45। यूएन इकोसोक में कितने हैं? 54, उल्टा उसका। ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 के चार्टर के द्वारा। 54 मेंबर है एंड इसमें जो मेंबर होते हैं यूएन इकोसोक के मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है लाइक द पार्लियामेंट, वो इलेक्ट करती है। ठीक है, उनको इलेक्ट, यूएन इकोसोक के जो कंट्रीज है वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 3 ईयर के लिए। जबकि यूएन कमीशन ऑन वुमेन के लिए किसके लिए? यूएन कमीशन ऑन वुमेन के लिए 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
इसके अंदर यूएन इकोसॉक के अंदर 4 ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होता है 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसका जो बजट है, मेजर फंडिंग है यूएन इकोसॉक की, वो ये प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स। इसके डिसीजन है वो सिंपल मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है यूएन इकोसॉक में। एंड प्रेसिडेंसी है वो इकोसॉक की चेंजेस होती है एनुअली, हर साल चेंज होती है, मंथली नहीं चेंज होती, इट चेंजेस एनुअली, ठीक है। इंडिया हेल्ड द इनॉग्रल प्रेसिडेंसी, तो इंडिया ने इसकी जो प्लेन्स इनॉग्रल सेशन हुआ था तब इसको होल्ड किया था 1946 में, पहला ही सेशन हुआ था इसका जब, तब इसने इसकी यूएन इकोसॉक की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। एंड इसको प्रेसिडेंसी किसने इसको प्रेसिडाइज किया था? सर रामास्वामी मुडालियार, ठीक है। तो सर रामास्वामी मुडालियार ने इसको प्रेसिडाइज किया था यूएन इकोसॉक को 1946 में, ठीक है, पहला ही सेशन था। इन 2022 इंडिया वाज इलेक्टेड टू वन ऑफ द 4 की बॉडीज। तो यूएन इकोसॉक की 4 की बॉडीज है, कौन कौन सी है? कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कमेटी फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। तो इसकी 4 बॉडीज है, इनमें से इंडिया इलेक्ट हुआ था, 4 की बॉडीज, इनमें चारों में इंडिया इलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ में सोशल डेवलपमेंट का कमीशन है, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट का जो कमीशन है उसमें इंडिया वाज इलेक्टेड, ठीक है। इसका काम क्या है यूएन इकोसॉक का? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन देखें तो इसका, इट इज फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इट इज इन रिगार्ड ऑफ 15 यूनाइटेड नेशन की कितनी है? 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनका ये काम को देखती है। एंड 5 रीजनल कमीशन अंडर द जो इसके अंडर आते हैं, यूएन इकोसॉक के अंदर 5 रीजनल कमीशन आते हैं एंड 8 फंक्शनल कमीशन है इसके अंडर में। 5 रीजनल कमीशन है इसके, 5 रीजनल है और 8 फंक्शनल कमीशन है, ठीक है। तो इट आल्सो सर्व्स एज द सेंट्रल फॉर्म टू डिस्कस द इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशन एड्रेस टू द स्टेट्स, एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है स्टेट्स और मेंबर्स को, ठीक है। तो यूएस के इनिशिएटिव के द्वारा यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने ईरान को रिमूव कर दिया था, ठीक है, यूएन कमीशन ऑन वुमेन से, ठीक है। यूएन वुमेन के बारे में बात करें तो यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन इज यूनाइटेड नेशन एंटिटी है दैट इज डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यूएन वुमेन को बनाया गया था 2010 में, ठीक है। तो इट वाज फॉर्मड इन 2010, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। यूएन वुमेन वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो इसको क्रिएट किया गया था मर्जिंग 4 बॉडीज को, 4 बॉडीज को मर्ज करके यूएन वुमेन को बनाया गया था। 4 बॉडीज कौन कौन सी जिनको मर्ज किया गया था? एक बॉडी थी डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, DAW, तो डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, उस बॉडी को मर्ज किया गया था। दूसरा बॉडी थी INSTRA, इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। तीसरा था ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज, ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। एंड फोर्थ बॉडी थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। तो ये इसको मर्ज कर दिया गया है, याद रखना, ये वाले लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, यूएन फंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, इसको मर्ज कर दिया गया था यूएन वुमेन में, ठीक है। तो यूएन वुमेन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे है, कहां पे है? दोनों का न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। तो फंक्शन क्या है? ये वुमेन से रिलेटेड है, काम करेगा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स को प्रमोट करेगा ग्लोबली, गर्ल्स के राइट को, ठीक है। यूएन वुमेन मेन रोल इज टू सपोर्ट द इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज सच एज कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, एंड ये स्टैंडर्ड्स बनाएगा, फिर वो मेंबर्स कंट्री को हेल्प करेगा उन स्टैंडर्ड को अचीव करने में, ठीक है। एंड इट आल्सो कोऑर्डिनेट द यूएन सिस्टम वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज इंडिया गेट्स बेस्ट एवर एविएशन सेफ्टी रैंक। इंडिया को अभी क्या है? एविएशन सेफ्टी में बेस्ट रैंक मिली है, ठीक है। 4 साल पहले हमारी जो एविएशन सेफ्टी में रैंक थी वो 102 थी, तो वो बढ़ के अभी इंप्रूव होके कितनी हो गई है? 48 हो गई है इस साल, ठीक है। तो 48 एविएशन सेफ्टी में रैंकिंग। तो ये एविएशन सेफ्टी में रैंकिंग कौन देता है? ये देता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल इन कनाडा। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एविएशन आर्म भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इट हैज रैंक्ड इंडिया ऑन एविएशन सेफ्टी
oversight mechanism at 48th spot, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के अंडर इंटरनेशनल सिविल और एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो हर देश के जो एविएशन ब्यूरो होता है उनको क्या है ये ऑडिट करता है। क्या किस पे ऑडिट करता है कि उनका जो सेफ्टी पैरामीटर्स है वो कैसे है, ठीक है। तो उसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर तो भारत का जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसको क्या है उसने ऑडिट किया था और पाया था किस पे ऑडिट, किस क्राइटेरिया पे किया था, ऑन क्रिटिकल सेफ्टी एलिमेंट पे इसका ऑडिट किया गया था और ये पाया गया था कि इंडिया काफी अच्छा कर रहा है और देशों के मुकाबले, तभी ये इंडिया की रैंक है वो 102 से 48 हो गई है, सीधी क्वांटम जंप लिया है, ठीक है। तो इंप्रूव हो गया और चाइना की 49 है, इंडिया की कितनी है 48, ठीक है 48 है ना, हाँ 48। चाइना की हमसे खराब है 49 है, इजराइल की 50 है, ठीक है। तो ऐसा इसको किया गया था, इसने एक स्कोर निकाला था इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये भी आ सकता है। तो ये इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन से ICAO से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ICAO का, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। देन ये स्कोर आर गिवन इन 8 एरियाज में दिए जाते हैं। जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के स्कोर है वो 8 एरियाज में दिए जाते हैं, जैसे कि उनका लेजिस्लेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस, एयरड्रोम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इनमें एयरक्राफ्ट की कितनी सेफ्टी है इन पैरामीटर्स पे उसको कंसीडर करते हुए रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल तो टॉप 5 कंट्री कौन सा रहा था, टॉप कंट्री कौन सा रहा था, सिंगापुर रहा था टॉप, इसने सिंगापुर ने किया था, सबसे ज्यादा सेफ इसकी है सिंगापुर की ऑपरेशंस है, फ्लाइट्स ऑपरेशन। तो इंडिया का कुछ है 48 नंबर पे आता है, ठीक है 48, ठीक है। तो विद इन टॉप 50 आ गए, फर्स्ट सिंगापुर है, चाइना हमसे पीछे है। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इट कोऑर्डिनेट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। इंटरनेशनल एयर नेविगेशन की जो टेक्निक्स है प्रिंसिपल ये देता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, जब इंडिया आजाद हुआ था तब ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 अंडर द शिकागो कन्वेंशन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट इज डायरेक्ट इन 19 शिकागो कन्वेंशन कब आया था, शिकागो कन्वेंशन आता है शिकागो कन्वेंशन 1944 में आता है। फिर 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय 102 नेशनल गवर्नमेंट दैट आर सिग्नेटरी। 102 कंट्रीज हैं जो शिकागो कन्वेंशन को सिग्नेटरी हैं, कितने 102 कंट्रीज। इट फोस्टेड द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ एंड सपोर्ट डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन अमंग द सिग्नेटरी इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है, कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है, डिप्लोमेसी, ठीक है। इसका जो कोर फंक्शन है इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, टू मेंटेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी। तो इसको मेंटेन करना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट दैट प्रोवाइड द डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन। रिसर्च करना है, इसका जो मेन काम है रिसर्च करना है, न्यू एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इनोवेशन इज डायरेक्टेड एंड एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली है उसके अनुसार, ठीक है। और द इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल व्हिच इज असेंबली इलेक्ट। The International Civil Aviation Organization is distinct from other international air transport organizations like IATA, KNSO, particularly because it alone is vested with international authority. तो इसके पास जो एयर नेविगेशन में सारी जो सिविल एविएशन की जो पावर है वो इसको दी गई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये इंडिया ने होस्ट किया है अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वर्चुअल मोड में इंडिया ने इसको होस्ट किया था रिसेंटली। एंड इसकी थीम क्या थी, थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। तो इसकी थीम क्या थी,
यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक वॉइस देता है, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे कहा था, मंत्रा दिया था, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये मंत्रा दिया है किसका, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म टू री एनर्जाइज द वर्ल्ड। तो अभी क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए 4R का जो मैकेनिज्म दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म को करो, रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ। वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ बाय फ्रेमिंग इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड इंटरनेशनल एजेंडा। तो मल्टीलेटरल जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसको रिफॉर्म करने के बारे में बात करनी चाहिए। जो अभी कंट्री वेस्टर्न डोमिनेटेड है उसको रिफॉर्म करना है, देन दिस उस पर वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स को। देन रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बस डिफरेंशिएटेड, सीबीडीआर को रिकॉग्नाइज करो, कॉमन बस डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्लाइज टू ऑल द ग्लोबल चैलेंजेस को, इसको अप्लाई करने की जरूरत है हमें। तो इसको जनरली ये दिया जाता है क्लाइमेट चेंज के टर्म में, तो क्लाइमेट टॉक्स में सीबीडीआर को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसमें क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो वी नीड टू रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशन, rule of law and peaceful resolution of the discrepancies. Then we need to reform the international institutions including the United Nations to make them more relevant. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर has further stated that most of the global challenges have not created by the global south के द्वारा not created नहीं किए गए हैं, परंतु वो उससे सफर कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये दिखाई गई है वो इंटरनेशनल नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। ये लाइन है ब्रांडेड लाइन, ब्रांडेड लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो साउथ अमेरिका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ये क्या है, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। उसके अलावा अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, अरेबियन पेनिसुला, इंडिया, चाइना, देन यहां से देखोगे तो ये फिलीपीन, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे इसके पार्ट हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्रीज है, बाकी ये रशिया है, ये ऊपर वाला सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो ये ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कब आई थी, ये 2010 में इस बॉडी को बनाया गया था, 2010 में सियोल में बनाया गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो बहुत सारे इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं। तो फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो मीटिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता, ठीक है। दिस मीटिंग फोकस्ड ऑन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए मीटिंग हुई थी। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसमें G20 भी मेंबर है, उसके अलावा नॉन G20 कंट्री भी इसके मेंबर है और रेलेवेंट स्टॉक होल्डर है। तो पार्टनरशिप है तो इसमें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें G20 के अलावा भी अदर कंट्रीज उसके पार्ट है। एंड इट द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इट सीज द वर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ G20 का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान है उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ये काम कर रही है। तो G20 का समिट हुआ था, G20 का 2010 में एक समिट हुआ था सियोल में, तो सियोल साउथ कोरिया में, शायद सियोल समिट में इसको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो G20 ने एक डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाई है एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो स्टे सेफ ऑनलाइन यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड एक कैंपेन है, ठीक है। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन, ये कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। डिजिटल इनोवेशन अलायंस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, दे फोस्टर द विजन ऑफ ग्रेटर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एंश्योरिंग द इनोवेटिव एंड सिक्योर साइबर एनवायरनमेंट। हमारा जो साइबर एनवायरनमेंट है उसको ज्यादा सेफ बनाना है, ठीक है। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट। तो इसका एक G20 का एक प्रोग्राम है डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप एम टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड फैसिलिटेट द अडॉप्टेशन ऑफ इंपैक्टफुल एंड इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इसमें प्रमोट करा रहे हैं। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, इसका एम क्या है, टू एजुकेट द पीपल ऑन हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन सेफ्टी पर ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है। तो इसका जो मेनली जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं वो प्रोग्राम G20 की हमारी लीडरशिप के अंडर में लॉन्च किए गए हैं। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, G20 का जो समिट होगा उसमें। देन स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, इसको भी लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है, G20 के अंडर में। नेक्स्ट इज फर्स्ट मूवर कोलिएशन।
तो फर्स्ट मूवर कोलिएशन है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मूवर कोलिएशन लीडरशिप मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लीडरशिप मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी फर्स्ट मूवर कोलिएशन, जो एनुअल मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कहां पे होती है? डेवोस में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक एनजीओ है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक वाले में सेक्शन में। इसकी जो थीम थी, मीटिंग्स की थीम थी कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। एंड फर्स्ट मूवर कोलिएशन है, उसको लॉन्च किया गया था सीओपी 26 में, यूएनएफसीसी सीओपी की सीओपी 26 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या है? द मीटिंग जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में हेल्प करना है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। तो फर्स्ट मूवर कोलिएशन इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज हार्नेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कंपनीज टू डिकार्बनाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें जो ग्लोबल कंपनी है उनकी जो परचेजिंग पावर है, पर्स की पावर है, पैसों की पावर का यूज करते हुए डिकार्बोनाइज करना है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को। एंड ठीक है, तो ये कंपनी, ये जो है सेक्टर वो अकाउंट करते हैं 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन को। ठीक है, नेक्स्ट इज यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन को, कौन है? रुचिका कंबोज। उनको अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का चेयर चुन लिया गया है। तो इसका यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन है, इसका 62 वाला जो सेशन हुआ था उसमें रुचिका कंबोज को इसका चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए रहेगी। ठीक है, एंड इट इज कमिंग व्हेन दिस एट ए टाइम व्हेन इंडिया इज आल्सो लीडिंग द G20 चेयर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोशल कमीशन है। तो इसका मेन काम क्या है? जो सोशल एजेंडा है उसको बढ़ावा देना है, सोशल काम करना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोशल कमीशन, हैज बीन एग्जिस्टेंस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तब से ये एग्जिस्टेंस कर रहा है। ये एडवाइज करता है यूएन इकोसोक को एंड गवर्नमेंट्स को ऑन सोशल पॉलिसी पे एडवाइज करता है। सो ठीक है, इट इज अ फंक्शनल कमीशन है, यूएन इकोसोक का ये फंक्शनल कमीशन है। तो हमने देखे थे कि इतने 8 इसके फंक्शनल कमीशन है और 5 यूएन इकोसोक के रीजनल कमीशन है। तो वन ऑफ दी फंक्शनल कमीशन है यूएन इकोसोक का, कौन? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इसकी जो मीटिंग होती है यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की है, ये एनुअली मीट करता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका काम क्या है? तो एक समिट हुआ था 1995 में कोपेनहेगन में, जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इट टेक प्लेस इन 1995। कहां पे हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक एजेंडा दिया गया था, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया गया था कोपेनहेगन में 1995 में इन वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो उसको इन्फोर्स करने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का है। तो सिंस 2006 कमीशन हैज टेकन अप द सोशल डेवलपमेंट थीम एज ए पार्ट ऑफ इट्स फॉलो अप आउटकम ऑफ कोपेनहेगन समिट। ठीक है, तो यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट में कितने मेंबर है? 46 मेंबर है, 46 मेंबर है। यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने मेंबर है? 45 मेंबर है। यूएन इकोसोक में कितने मेंबर है? 54 इकोसोक में है। यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने हैं? 45 है। इसमें भी कितने हैं? 45 में यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इसके जो मेंबर है दे आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए चुने जाते हैं इसके मेंबर। यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट के भी मेंबर है वो 4 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बेस्ट अपॉन किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इसके मेंबर है? वो यूएन इकोसोक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बेस्ट अपॉन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के आधार पर इसको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट का कुछ ना कुछ इसमें पॉपुलेशन वाइज इसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है। नेक्स्ट इज मणिपुर ने होस्ट की है B20 कॉन्फ्रेंस। तो G20 समिट के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जैसे कि हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल पार्टनरशिप है उसमें जो हुआ है। उसके अलावा यूथ के लिए यूथ 20 समिट हो रहा है। बहुत सारी इसमें कल्चर के लिए भी खुजराहो में कुछ समिट हुआ था, चंडीगढ़ में आर्किटेक्ट्स की मीटिंग हुई थी। तो इसलिए बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस पे मीटिंग हो रही है। तो मणिपुर ने अभी होस्ट की थी B20 कॉन्फ्रेंस। तो B20 क्या है? G20 के अंदर ही बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है B20। ठीक है, तो उसकी जो अभी मीटिंग हुई थी G20 वाली इंडिया में, तो ये इम्फाल में हुई है। कहां पे हुई है? इम्फाल में। ठीक है, सीएम ऑफ मणिपुर हैज इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीलेटरल बिजनेस पार्टनरशिप इन ICT। ठीक है, यहाँ पे B20 कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? ये नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली कॉन्फ्रेंस थी इसमें। एंड B20 इज एन इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ G20 समिट का पार्ट है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो G20 के प्रेसिडेंसी के साथ रोटेट होती रहती है, यानी कि जो G20 का प्रेसिडेंट होता है वो भी क्या है? B20 का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इट्स मेन पर्पस इज
टू कंसिस्ट इन डेवलपिंग, रिकमेंडेशन बनाती है ये, एंड इशूइंग रेलेवेंट कमिटमेंट फ्रॉम बिजनेस लीडर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद नाउअडेज इश्यूज। तो ये ऐसे रिकमेंडेशन बनाती है जो कि जो प्रेजेंट इश्यूज है उनको कैसे डील किया जाए। तो B20 encompass the delegate from G20 countries including top executive from leading multilateral conferences। तो फर्स्ट G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट B20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो साउथ कोरिया में हुई थी 2010 में। 2010 में हमने एक और भी चीज देखी थी, शोल में कुछ हुआ है, आप मेरे को बताओगे, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ B20 कैसे काम करता है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। G20 का भी क्या है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। लीडरशिप रोटेट एवरी ईयर टुगेदर विद G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। B20 deliver discrete actionable policy recommendation on priority established by each presidency to support the economic growth and development के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अंदर टास्क फोर्स बनाई जाती है, एक्शन काउंसिल बनाई जाती है जिसके अंदर ये काम करते हैं। तो ये था हमारा समिट वाला पोर्शन। धन्यवाद।